अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा उस पर बात करें। सबसे पहले टू बिगिन विद जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, महंगाई का मामला है, मिनी बजट के मामलात हैं, मुतज़ाद बयानात इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमें वज़रा के सुनने को मिल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह रहे हैं कि मजबूरी है, IMF की तरफ से इस वक्त बड़ी सख्ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें मजबूरन करनी पड़ी, बहुत सारे टैक्सेस आयद करने पड़े। ये वज़ीर ख़जाना साहब का स्टेटमेंट है जो वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो महंगाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये हमें IMF के कहने पर मजबूरन करनी पड़ रही हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि मुल्क में मुकम्मल सियासी और माशी इस्तेहकाम है, कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। अब ये नोबडी नोज़ कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी कीमतें हैं जिनमें चीज़ों की कीमतों में कमी आना शुरू हुई है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये साथ साथ बयानात हम देखते आ रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब ये ताकीद कर रहे हैं बहुत सारे अपने साथियों को, तर्जुमानों को, कि भाई अगर हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं और बहुत मामूली से टैक्सेस हैं तो बयानिया हमारा कमज़ोर क्यों है? तो हम जो अपोजिशन बयानिया दे रही है वो गलत है, हमारा बयानिया दुरुस्त है, हालात ठीक है, इसका डट के मुकाबला करें और इसको पुटअप करें आप तमाम तर फोरम्स पे। ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ना अपोजिशन की बात सुनी जाए, ना जो हुकूमत कह रही है वो बात सुनी जाए। सिर्फ कोई भी शख्स जो भी रोज़मर्रा के काम करता है वो जानता है कि किस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है और ना मैशत मुस्तहकम है। और बड़ा वाज़े एक इंडिकेटर जो आपके रुपए की वैल्यू है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ्यूल प्राइसेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम दर मामलात कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमें मिसालें ये दी जाती हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि यूरिया जो है वो खाद 10,000 रुपये की बोरी पूरी दुनिया में बिक रही है, यहाँ 1700 रुपये से 2,000 रुपये के हिसाब से है। ये इस तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं, कंपैरिजन देते हैं। लेकिन बहरहाल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त ये महंगाई किसी सूरत इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही है और मज़ीद सख्त टैक्सेस हैं, शराइत हैं। मिनी बजट को पेश किया गया, उस पर बहस नहीं की गई, उसको मंजूर कराना है, फिर स्टेट बैंक को IMF के साथ जोड़ना है, उसको सेनेट से भी अप्रूव कराना है, दैट विल टेक टाइम। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमती सतह पर हो रही हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन जिसने बड़ा तवील नशस्तों के बाद PDM की शक्ल में पीपल्स पार्टी ANP जुदा हो गए, बाकी जमातें रह गईं, बड़ी जमात नून लीग और JUI फे, उन्होंने बड़ा सोच विचार करके कई साल लगा के मार्च की तारीख दी थी। अब हुआ ये कि दूसरा मरहला जो KPK में बल्दियाती इंतखाबात का है उसकी तारीख 27 मार्च आ गई। तो ख़ुद ये PDM के लोग अब ये कह रहे हैं कि अब गौर करेंगे कि ये तारीख हम तब्दील करें। तो ये मार्च में भी नहीं अगर होनी कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, तो उससे भी अगर आगे ले जाया जाता है फिर पंजाब के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आ जाएंगे, तमाम तर चीज़ें। तो करते करते लगता यूँ है कि इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि बज़िद रहे, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर कहती रही कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देना मसले का हल नहीं है, हमें असम्बलियों में रहकर असम्बलियों की रुकनीत रखते हुए मुकाबला करना है इस हुकूमत का। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने, लेकिन कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस्तीफ़े शायद सूटेबल नहीं थे और अब हम रुकनीत रखते हुए इनको असम्बली से चलता करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो कह लीजिए कि पूरी की पूरी अप्रोच है वो इस सारे मामले पर अब बड़ी हद तक तब्दील हो गई है। PDM की सियासत क्या होगी, नवाज शरीफ साहब की वापसी कब, क्यों और कैसे होगी? 2022 को नून लीग के लोग इलेक्शन का साल करार दे रहे हैं और उनका ये मानना है कि 2022 में इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ साहब भी मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि वो वापस आएँ, मुल्क को उनकी ज़रूरत। मैं चाहूँगा इस पूरी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं गजाला सैफ़ी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा MNA है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। गजाला सैफ़ी साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। हुकूमत आपकी हो, इक़्तिदार में आप हों, 3.5 साल से ब्लेम अब तक माजी की चीज़ों को करें। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद फरमाएँ कि बरामदात में इजाफ़ा ही मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकता है और सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करके कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कह रहे हैं, बतौर वज़ीर आज़म कह रहे हैं। 3.5 साल हो गए हैं, बरामदात नहीं बढ़ा सके हैं, बरामदात में कमी ज़रूर आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वाहिद हल यही है। ये किसको वो बता रहे हैं? अवाम को बता रहे हैं? ये तो उनके करने का, उनकी टीम के करने का काम है। उनको तो ये बताना चाहिए कि देखें रिकॉर्ड इजाफा मेरे दौर इक़्तिदार में बरामदात में हो गया है, लेकिन वो अब भी वही जेनेरिक बातें करते हैं या वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, गो के काम उनका अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है, विच इज़ नॉट द केस। देखिए, परफॉर्मेंस दिखाना जो है वो दिखा चुके हैं और दिखाएंगे और दिखा रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईदें जो हैं वो लंदन की किसी मस्जिद में जाके मनाता हो। प्राइम मिनिस्टर इधर ही बैठा है पाकिस्तान के अंदर अपनी कैबिनेट के साथ, अपने लोगों के साथ, और 2 साल के कोविड के साथ जहाँ पे हमने उसको नंबर 1 तौर पे उसको कोप अप किया है इसके साथ, और तमाम लोगों को, जितने लोगों को इस वक्त वैक्सीनेशन लगी है पाकिस्तान में, वैक्सीन लगा है, और जितने लोगों को इस मामला में जो स्मार्ट लॉकडाउन जो शुरू हुआ जिसके साथ बहुत सारे लोगों को आसानियाँ दी गई और लोगों को बिल्कुल घर में बंद नहीं किया गया। देखिए, कोविड भी एक हकीकत है, और उसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो आप कह रहे हैं ना कि 3 साल होते हुए हुकूमत करते हुए हो गए मगर माजी का जिक्र करना नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर आपके घर में कोई आपके घर को, माल को लूट के ले जाए, आपके दरवाजे तोड़ जाए, आपके अलमारियों के दरवाजे तोड़ जाए जिन पे अभी तक निशान मौजूद हो डाके के, तो आप हमेशा जिक्र करेंगे कि मेरे पास वो अंगूठी थी और वो ले गया कोई, और मेरे बात आपने दुरुस्त कही। या तो ये लूटमार का सिलसिला अब रुक गया है, अब क्या मुबैना करप्शन के इल्जामात नहीं है आपके वज़रा पर। आपने अभी कोविड की बात की, कोविड के हवाले से मैडम 40 अरब रुपए का स्टेटमेंट सिंध से आ रहा है जो असद उमर साहब के हवाले से सिंध के सईद गनी साहब दे रहे हैं, तो ये तो वो आप पर भी इल्जामात लगा रहे हैं। सईद गनी साहब को एक तो नंबर्स कभी देने आते नहीं है, अपने ऑडिट करते नहीं है अपनी गवर्नमेंट का, और बातें इस तरह की करते हैं। 18वीं तरमीम पे बड़े खुश हैं वो, मगर 18वीं तरमीम के एवज में जो आवाम को आसानियाँ देनी है, जो सरकारी हुकूमत में नहीं दे पाए, जो भुट्टो के दौर में नहीं दे पाए, जो बेनज़ीर के दौर पे नहीं दे पाए, रोटी और कपड़ा और मकान का जो वादा पीपल्स पार्टी ने किया और बतदरीज यहाँ आके फिर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। शर्जील मेमन के पास बहुत कुछ है, ठीक है, और सिराज दुरानी के पास बहुत कुछ है, जरदारी साहब के पास बहुत कुछ है, बहुत दुबई में इनके पास है, लंदन में भी सारे महल है, सब कुछ है इनके पास। कोई जद्दी पुश्ती इतने रईस भी नहीं थे। तो इस तरह से ये लूटमार का जो बाजार का गर्म किया गया है, और जो PMLN ने जिस तरह से लूटमार का बाजार गर्म किया और आवाम के पैसे खाए, उसको क्या हम भुला देंगे या हम भूल जाएं और नई किस्म की कहानी शुरू करें? ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। और 2 नस्लों को गरीब किया गया। नहीं, मतलब मैं गजाला साहब ये समझूं कि ये आप इक़्तिदार में 5 साल के लिए इसलिए आए कि बार बार ये बताते रहें कि इन्होंने माजी में मुल्क लूटा, माजी में मुल्क लूटा। ये इक़्तिदार का मकसद इसके साथ साथ ये भी था कि आप ये बताते कि अब लूटमार बंद हो गई है, हमने ये दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, ये भी तो मकसद था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। नहीं, जो चीज़ें हमने की हैं वो आपके सामने हैं। कोविड से कोप अप किया 2 साल, बहुत मुश्किल था, उसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ी, जो कि दूसरे जो अपने आप को बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ था उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रहे। अब उसके बाद ये है कि जो नया इंसेंटिव दिया है जवानों को और बैंक्स को, कि बैंक्स जो है माइक्रो फाइनेंसिंग करें, बिजनेसेस के लिए लोन्स दें, जो कि बड़े बैंक्स कभी भी नहीं देते थे। तमाम बड़े बैंक्स को मोबिलाइज किया गया। एक छोटा बिजनेसमैन भी 4 से 5, छोटे से छोटा माइक्रो बिजनेस, 4 से 5 लोगों को जो है वो नौकरी मिल जाती है। किसी न किसी किस्म का पैसा घर लेके लोग जाते हैं। आसानियाँ होती हैं, जब आसानी आती है ज़िंदगियों में तो आपकी ख़रीदारी भी बढ़ती है। आप देख लें इस वक्त टूरिज़्म कितना बड़ा है, लास्ट ईयर का टूरिज़्म के नंबर्स देख लीजिए, उसके हिसाब से कितना लोगों ने पैसे कमाए। दैट वाज ओनली लोकल टूरिज़्म, बाहर से इतने लोग नहीं आए, सब अपने ही लोग थे जो कि अपने मुल्क में घूमे हैं, और उन्होंने कितने पैसे कमाए। उसके गजाला साहब, मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूंगा। कामरान मुर्जा साहब, एक तो ये तस्वीर है जो अभी गजाला सैफ़ी साहब ने दी, या जो फवाद चौधरी साहब देते हैं, या और बेतहाशा तर्जुमान है जो हमें देते हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे आम आदमी खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, और ये टूरिज़्म बढ़ रहा है, रोज़गार मिल रहा है, नौजवानों के लिए कर्ज़े हैं, सेहत कार्ड हर इंसान की जेब में है, उसका ID कार्ड ही उसका सेहत कार्ड बन गया, 10 लाख रुपया हर एक की जेब में डाल दिया खान साहब ने। आप लोगों के तनकीद करने से नहीं रुकते? इनकी सुई वहीं फंसी हुई है। अब ये स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर से स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गए हैं, वो स्मार्ट पे चल रहेंगे, मगर कुछ भी स्मार्ट नहीं है इस मुल्क में। देखिए, इसका टेस्ट क्या है, इसका चेक क्या है? इसका चेक ये है कि अगर आवाम खुशहाल हों तो इस तरह से रोना ना रो रहे हों। इस वक्त इनकी सुइयाँ वहीं फंसी हुई हैं, कुछ डिलीवर कर नहीं पाए। इन्होंने तो $200 अरब डालना था,
90 दिन में, और 90 दिन में $100 अरब जो है ना इन्होंने कर्जे वापस करने थे और $100 अरब इन्होंने पब्लिक पे लगाना था। धोखा तो इन्होंने पब्लिक को ये दिया था, पता नहीं क्या क्या धोखे दे के जो है ना ये सबज बाग दिखाए हैं इन्होंने पब्लिक को भी और उनको भी जो इनके पीछे थे। और इस तरह से सबज बाग दिखाने के बाद जब अब ये हालत हो गई है 3.5 साल के बाद, तो इनका नैरेटिव वहीं फंसा हुआ है, चोर डाकू, वो खा गया, ये खा गया। क्या इन्होंने एहतसाब मुकम्मल कर लिया 3.5 साल में? वो एहतसाब जिसको 30 डेज़ में जो है ना जिसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, 3.5 साल के बाद भी वहीं पे खड़ा है जहाँ से चला था। अब ये कभी ये पीपल्स पार्टी वालों को कुछ कहते हैं, कभी जो है ना नून लीग वालों को कुछ कहते हैं, कभी हमें कुछ कहते हैं। तो ये कहने की बजाय अच्छा, ये तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सेनेटर और पॉलिटिकल फिगर होने के साथ साथ एक मारूफ वकील भी हैं, तो ये 30 दिन में एहतसाब वाकई हो जाना प्रैक्टिकली मुमकिन है, या अदालतें हमारी इसी तरह ही चलती हैं? कानून में तो यही लिखा हुआ है ना, वरना कानून को बदली कर देते ना। कम से कम ये तो इतना तो कानून का एहतराम कर लेते कि जिस कानून पे अमल नहीं हो सकता तो उसको बदली कर देते। इन्होंने बाकी जो है ना वो ऑर्डिनेंस के जरिए जो ना अमेंडमेंट्स डाली हैं नेब के कानून में। चले 30 दिन में नहीं हुआ, 300 दिन में हो जाता, 300 दिन में नहीं हुआ, 900 दिन में हो जाता। यहाँ तो 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके, तो 1000 दिनों में जो है वो इन्होंने अपना नैरेटिव जो है ना वो बिल्ड नहीं किया। अब तक ये वहीं फंसे हुए हैं। और इसके बाद जो है ना 2-4 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा बात है ना, 2-4 महीने के बाद तो इलेक्शन जब भी हो, मगर इलेक्शन शुरू हो जाएगा। और जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो वो रेत जो है ना वो मुट्ठी से गिरने लग जाती है। इन्होंने 50 लाख नौकरियाँ देनी थी, इन्होंने अब कैबिनेट डिवीज़न से जो है ना पिछला सेनेट का इसमें देख लीजिएगा 3000 नौकरियां ख़त्म की हैं और बगैर किसी रीज़न के ख़त्म की हैं। ये नौकरियां देते देते जो है ना वो नौकरियां ख़त्म करने के पीछे पड़ गए, घर देते देते घर गिराने के पीछे पड़ गए। मासवाए वनी गाला के बाकी जो है ना मस्जिदें भी गिर रही हैं, घर भी गिर रहे हैं। गुरबा के घर जो है ना वो गिरने शुरू हुए थे जब से ये आना शुरू हुए थे। इनका घर जो है ना रेगुलराइज हो गया 15-16 लाख रुपए के अगेंस्ट। गरीबों के घर जो है ना उड़ा के उन्होंने वो फेंके। तो ये इस वक्त जो है ना इन्होंने दिया है 3.5 साल के बाद इन्होंने, या इनके साथ जो अलाइज हैं या इनके साथ जो इनके पीछे हैं, ये इन्होंने दिया है। और इसके बाद जो है ना ये फिर कहते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, मुल्क की बरामदात जो है ना बढ़ गई, फलानी चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ का हमने करप्शन को कम कर दिया। चलिए कि वो इनका नैरेटिव क्या था कि डेली करप्शन कितने होती है, कितने बिलियन होती है। तो 3.5 सालों से वो 1000 से ज़ायद दिनों से वो करप्शन तो एटलीस्ट रुक गई ना। जहांगीर तरीन का नाम ही नहीं हम लेते, खुसरो बख्तियार का नाम ही नहीं लेते, ना आटा चोरी का हम नाम लेते हैं, ना चीनी चोरी का हम नाम लेते हैं, ना वो बाकी चीज़ों की जो चोरी डकैती होती है, यूरिया की चोरी डकैती होती है और मामलात में बाकी चोरी डकैती होती है, उसका तो हम ये 1200 दिनों में नाम ही नहीं लेते। मगर नाम नहीं लेंगे तो वो पैसे गए किधर? जो इन्होंने कहा था कि इतने पैसे जो है ना डेली के करप्शन में जा रहे हैं। इनके पास तो एक्सपर्ट्स की टीम थी, असद उमर साहब थे और पता नहीं कितने कितने थे। पांचवा तो वज़ीर खाना बदली कर दिया इन्होंने, ख़जाने का वज़ीर। और वो ख़जाने का वज़ीर जो है ना वो कुछ कहता है, फवाद साहब कुछ कहते हैं। फवाद साहब कहते हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, वो कहता है कि नहीं मैं तो मजबूर हूँ, ये तो क्योंकि अमेरिका से तल्लुकात ख़राब हो गए, अमेरिकन प्रेशर के ऊपर जो है ना IMF जो है वो सख्त हो गया। तो ये अगर खारजा पॉलिसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? गवर्नमेंट की नाकामी है ना। अगर IMF सख्त हो गया, अगर उसने वो शराइत सख्त कर दी है। आपने सऊदी अरब पे 4% सऊदी अरब से 4% पे जो ना कर्जा लिया, क्या इंटरनेशनल जो ना वो लोन ये 4% पे कोई लेता है? इतना तो जो प्राइवेट बैंक से नहीं लेता जिसमें इन्होंने जो पॉइंट आ गया सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं निहाल हाशमी साहब की जानिब बढ़ूंगा। निहाल हाशमी साहब, सारा का सारा इल्ज़ाम आज भी आपके दौरे इक़्तिदार पे है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मेरे पास नहीं है या उन पर है। ये किया धरा सब खराबी आपकी है, पैसा आपने लूटा, लूट के आपकी जमात लेके गई, मुल्क आज सफ़र कर रहा है। ये बार बार आज कौम को यही बता रहे हैं। मैशत का जो हाल है इसके ज़िम्मेदार भी आप दो जमातें ही रही हैं जो इक़्तिदार में रही हैं। IMF के पास जाने का भी मामला आप ही लोगों के दौर में शुरू हुआ। ये तो बेचारे सिर्फ आपका लिया हुआ कर्ज उतार रहे हैं और भुगत रहे हैं सारी बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने अच्छे काम उन्होंने गिनवा दिए PTI की गजाला सैफी साहबा ने, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब तरक्की याफ्ता मुल्कों के अव्वल सफ में शामिल हो गया है और शायद PIA दोबारा से बहाल हो गया है। PIA की फ़्लाइट ऑपरेशन यूरोप में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, मिडल ईस्ट में भी चल रही है, एशिया पैसिफिक। स्टील मिल 1 छोड़ 2 लग गए हैं
रेलवे में ML1 बन चुका है। रेलवे बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है, एशिया का राइजिंग स्टार बन गया है। लोगों के पास इतनी नौकरियां हैं कि वो परेशान हो गए और बैरून मुल्क से लोग नौकरी करने आ रहे हैं। आटा जो है वो 14-15 रुपए किलो है, घी जो है 25-30 रुपए किलो है। जो बिजली नवाज शरीफ नर्क 8 पे छोड़ के गए थे, अब ये 4 रुपए पर यूनिट पे लेके आ गए। खजाना जैसा मुर्तजा साहब ने कहा लबालब भर गया, डॉलर रखने की गुंजाइश नहीं, अब हम पैसे बाहर भेजे। अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर ठीक है, फिर PTI और इनके वादे और इमरान खान और इनकी कौमी मईशत और रखी सब। मगर अगर ऐसा नहीं है और अगर ऐसा है कि पाकिस्तान करप्शन में ऊपर चला गया है, करप्शन में तरक्की करते हुए 124 से 148 पे चला गया है, महंगाई में दुनिया के टॉप मोस्ट जो महंगाई मुल्क है उसमें से ये, और ये 11% जो है ना असरात इम्पैक्ट जो है गरीब से गरीब आदमी पे 22% का पड़ रहा है जो हैव नॉट्स है। आज एक दिन का बच्चा भी आपको टैक्स देता है, आज एक भिखारी भी टैक्स देता है जो एक माचिस की डिबिया खरीदे या एक दूध ले या अंडे ले। आज जेल में बैठा हुआ वो कैदी भी आपको टैक्स दे रहा है। कौन आदमी पाकिस्तान में है जो टैक्स दे रहा है, मां सिवाय इमरान खान के? ना इमरान खान साहब टैक्स दे रहे ईमानदारी से, ना उनकी काबीना के लोग टैक्स दे रहे। उन्होंने तो एक जगह टैक्स नाम की चीज हाशमी साहब वो एक सर्टिफाइड सादिक और अमीन है मुल्क की आला अदलिया से। आप भी एक नामवर वकील हैं, आप जानते हैं इस बात को कि ये सर्टिफिकेशन और किसी के पास है तो मुझे ज़रूर बता दें। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जो सर्टिफिकेट दिया था जिसने सादिक और अमीन का, साकिब निसार, उसके जॉब में शायद ये लिखा था कि आप चंदा जमा करते रहें, आप हॉस्पिटल से शराब और शहद की मुआवजा करते रहें, आप जो सरमाकारी हो रही है उसको आप बज़न करते रहें, आप कॉलेजों में जाके मुआयना करते रहें, अरबों रुपया डैम फंड। ये इतना बड़ा फ्रॉडिया आदमी था, एक फ्रॉडिया दूसरे फ्रॉडिया को सादिक और अमीन कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में ना कोई सादिक है ना अमीन है। अच्छे हाशमी साहब, ये सख्त अल्फाज पहले भी आपके गले पड़े थे, दोबारा कोई बात नहीं भाईजान, मैं आपको जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब क्या मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी को आप पानामा केसेस में लाते हैं, एकामा में आप निकाल देते हैं पाकिस्तान की अमीन को, एक आदमी को आप सादिक अमीन को, इनको ऑथराइज किसने किया सादिक और अमीन कहे? मैं तो बड़े ठंडे ठंडे बात कर रहा था, मगर जब ऐसे लोगों का जिक्र आता है तो खून में गरमाइश हो जाता है। जो पाकिस्तान को लूटने वालों को, पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों की हिमायत करते हो। पाकिस्तान के साथ CPAC को आज बंद कर दिया गया, आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज बेरोजगारी का आलम ये है। और मुझे ताज्जुब हो रहा था, मैं समझता था कि इमरान खान साहब अपने जबान के कौल के पक्के होंगे, IMF में जाएंगे, भले खुदकशी कर ले। वो ना उन्होंने खुदकशी की, ना IMF जाने शुरू के, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, और उनसे तो खातमुन नबीन नहीं कहा जाता। और अभी भी उन्होंने जो अदालत में एक बयान दिया उसमें उन्होंने मुर्तजा साहब बताएंगे कि हम कहते हैं अगर हम झूठ बोले, और गजाला सैफी के भी वालिद पाकिस्तान के एक बड़े मायनाज वकील थे, मेरे सीनियर थे इक़्तिदार हाशमी साहब, कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह का कहर और अज़ाब मुझ पे नाज़िल हो। वहाँ हलफ लिया जा रहा है कि अगर मैं गलत बयानी करूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। भाई दोबारा हलफ लें, इस तरह से नहीं होता। रियासत के जो हुकूमत है और हुकूमत का जो हेड है वो इस तरह से नहीं लेता। और देखिए, मैं आखिरी एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मोहसिन बेग साहब ने अभी आज भी उनकी ट्विटर पे बहुत सारी फोटो छपी और चल रही है, क्लिप्स चल रही हैं जिसमें वो साथ बैठे इमरान। उन्होंने कहा अरबों रुपए तो मैंने उनको अपने हाथ से ले जाके दिया है 2-2 दर्जन पार्लियामेंटेरियन को खरीदने के लिए। माजी में रोम बिका करता था, उसके जो सेनेटर हुए वो बिका करते थे। तब आप देख लें आज रोम का, ये मोहसिन बेग साहब वाली बात सर खुद जरा कॉन्ट्रोवर्शियल है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और फ्रीक्वेंट गेस्ट हैं हमारे प्रोग्राम के, वो बड़ा डिफेंड करते रहे, लेकिन आप आज ऑल ऑफ अ सडन वो ये बातें, वो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब बिल्कुल सादिक और अमीन है। मैं पुराने क्लिप्स निकाल लूँगा और उनको प्रोग्राम में लेके हम ज़रूर ये सारी बातें करेंगे। बट आपका पॉइंट सर आ गया, बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर्टन रीजंस फॉर दैट। और यकीनन इस वक्त जो बात आपने कही, परफॉर्मेंस पर सवाल हैं, उंगलियां ज़रूर उठ रही हैं। मैं लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मैं ज़रा कुछ बात इस सारे मामले पर करता हूँ और फिर जो PDM और नवाज शरीफ साहब की वापसी है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। गजाला सैफी साहब, अब सारी बात हो गई, जो बात तफसील से सेनेटर साहब ने, निहाल हाशमी साहब ने बता दिया, उनका देखने का जाविया क्या है। इस बात से कोई डिनाइल नहीं, आपने ख़ुद भी एक्सेप्ट किया कि जो चैलेंजेस हैं उनको पेश नज़र रखते हुए ये तमाम तर चीज़ें हैं, जिसमें कोविड भी था, ये सारे मामलात थे। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं कि मसाइल हैं, अब तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं। दीगर मसाइल, चैलेंजेस, कोविड जैसा एक आलमी वबा का मसला पूरी दुनिया में रहा, उसने मैशियतों को बड़ा तबाह किया, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन ये जो बयानात फवाद चौधरी साहब या ऐसे लोग जो बिल्कुल डिनाइल में जाके देते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जब वज़ीर ख़जाना खुद कह रहे हैं कि मजबूरी है, IMF की शराइत सख्त हैं, एकदम फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नहीं, मुल्क की मैशियत मुस्तहकम है, सियासी तौर पर मुकम्मल इस्तेहकाम है और कीमतों में कमी भी आना शुरू हो गई है। इससे पहले इन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये ऐसा बयान भी देते हैं कि अगर कोई चीज़ 3 रुपये से 7 रुपये की हो जाती है तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। ये चीज़ें क्या आप समझती हैं कि ये आवाम को ज़्यादा उनको तंग करती हैं या परेशान करती हैं? महंगाई है, आप उसकी रीज़न्स दें, उससे काबू पाने के लिए इक़दामात करें, कौम शायद आपके साथ रहे, लेकिन उसके बाद आप जब डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि नहीं सब अच्छा है, सब बेहतरीन। और माजी में भी बहुत सारे हुक्मरानों के साथ यही रहा कि उनके इर्द गिर्द के लोग, उन्हें सब कुछ तबाह हो रहा था और इसी तरह की तस्वीर दे रहे थे, और फिर पता तब चला जब कोई बड़ा काम हो गया, और यही काम आज ये लोग भी कर रहे हैं। इस पर क्या राय होगी आपकी? शुक्रिया आपका इस्लाम। देखिए, बात असल में यह है कि दो पर्सपेक्टिव हैं। कौम को एक तरफ तो गुमराही और नाकामी और नाउमीदी की तरफ ही नहीं लेके जाना है। गवर्नमेंट का काम ये भी होता है कि उनको एक पॉजिटिव अप्रोच भी उनकी तरफ हो। नहीं, वो तो आप दे रहे हैं ना, वो तो आप देते 3.5 साल गुजार दिए कि अब अगला साल टेक ऑफ का साल है। ऐसे रखें पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले ना कौम से। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, मगर इसमें ये बात कह देना, इस बात को ट्विस्ट हो रही है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से, क्योंकि सवाल तो देखिए हम भी आवाम के नुमाइंदे हैं और हम फाइनेंस मिनिस्टर से उतना ही सवाल पूछने का हक रखते हैं जितना आप लोग रखते हैं या जितने दूसरी पार्टी वाले रखते हैं। तो जो सवाल था उसका यही जवाब है कि जी हमारे यहाँ हर अलग डिपार्टमेंट, हर चीज़ का अलग अलग टैक्सेशन के मामला थे। अगर आपने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आना है, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो सब्सिडीज़ भी थी और बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे 5% टैक्स था या किसी पे 10% टैक्स था या किसी पे 8% टैक्स था, उसको यूनिफॉर्म टैक्स करने की ज़रूरत थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें रिफंडेबल हैं। अभी जिन चीज़ों पे टैक्स लगा है मिनी बजट के अंदर, वो ज़्यादातर टैक्सेस जो हैं वो अमीर आदमियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के ऊपर, महंगे खानों के ऊपर, चीज़ के ऊपर, न्यूजीलैंड स्टेक के ऊपर, इन चीज़ों पे जो बहुत ही अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर टैक्स लगाए गए हैं। गरीब ज़रूर उससे बचा नहीं है, मगर गरीब जो है वो बिल्कुल उसके अंदर फंसा भी नहीं है। तो बहुत छोटा एक हिस्सा जो है उन टैक्सेस का उसको गरीबों को भी देना पड़ेगा, मगर गरीब उसके अंदर बिल्कुल सारे टैक्सेस जो है वो गरीबों पे नहीं लगाए गए। इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर। मेरा सवाल मैडम, अगर इफ़ यू कैन गेट बैक टू माई क्वेश्चन गजाला साहिबा, ये तो ठीक है, ये हम सुन रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हमें बता रहे हैं एंड वी अंडरस्टैंड दैट। मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि मौशी इस्तेहकाम है, कमी आना शुरू, ये कौन लोग हैं, इनको कौन ब्रीफ करता है, ये क्यों कौम को गुमराह करते हैं? देखिए, हेल्थ कार्ड है सबके पास हेल्थ कार्ड होने का मतलब ये है कि आप बग़ैर अपनी जेब से पैसा खर्च किए कार्ड लेकर जाएंगे अस्पताल में और अपने मरीज़ बीमार का इलाज करा लेंगे। कितना बड़ा एक सहूलत है हर इंसान के लिए। सबसे महंगी चीज़ अब सिंध में, यहाँ हमारे पास तो नहीं है हेल्थ कार्ड, तो कितना खर्चा होता है। थोड़ा सा लैब में चले जाएं, टेस्ट करा लें, 1000-2000 रुपये का खर्चा 1 मिनट में आ जाता है। तो हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा एक आसानी है आप लोगों के लिए, हर आदमी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी। और साहब, आपको इल्म है कि क्या चीज़ें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं? जो हॉस्पिटल्स आपने इस हेल्थ कार्ड के पैनल पे कर दिए, मुझे कल ही एक साहब ये बता रहे थे कि हो ये रहा है कि अब कोई जाता है, 50,000 रुपये का खर्चा आता है, 2 लाख रुपया इन्वॉइस की जाती है और अंडर द टेबल उस शख्स को कहा जाता है कि ये 5,000 रुपया लो, साइन कर दो, और वो सरकार को बिल हो जाता है। तो ये एक और उसकी
पूरा मैकेनिज्म है, उस पर भी सवाल है कि वो किस तरह उसमें शफाफियत रहेगी। मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ आपसे इसीलिए, लेकिन मैंने वो असद उमर साहब वाली बात की भी तफसील में नहीं गया, क्योंकि मुबैना तौर पर जो बातें होती हैं ज़ाहिर है इनके एविडेंस के बगैर ये नहीं करनी चाहिए, लिहाजा लेट्स नॉट गेट। मेरा तो सवाल सीधा सा है कि ये जो लोग ये बता रहे हैं कि सब अच्छा है, ये कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, और वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपके अपने ही वुज़रा की स्टेटमेंट्स आपस में। असल बात यह कि सब ना बहुत अच्छा है और ना ऐसा बुरा है कि पूरी कौम जो है वो सड़क पे निकल आए और उन्हें धोने लग जाए। इतने बुरे हालात नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वी आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग टाइम्स, हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कौम के, मगर कम से कम ये तो नहीं हो रहा कि इसमें लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबां पे आए हुए हैं और कत्ल गारत हो रहा है। ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने निकम्मागिरी दिखाई, थ्रू आउट इन्होंने अपनी जेबें भरी, थ्रू आउट अपने बच्चों को बड़े से बड़े घर बना के दिए, उसके बाद अब ये इस पे उतरे हुए हैं कि इमरान खान को हुकूमत ना करने दो, वापस हमारा जो है वो जो सिस्टम आ जाए। जो इन्होंने भर्तियां की थी नॉन मेरिट के ऊपर, जिस तरह से इदारों को इन्होंने धचका पहुंचाया है, हर इदारे में आप चले जाइए। मैं एक पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ हेरिटेज और कल्चर की, आप यकीन कीजिए हमारे अंडर 10-11 इदारे आते हैं, हर इदारे के अंदर रूल्स ही नहीं थे, रूल्स के क्या रूल्स होने चाहिए, किस उसके ऊपर लोगों को भर्ती करना चाहिए, किस पे, हर जगह भर्तियां हुई हुई हैं। अब भर्तियों में अगर आप चेक करें तो किसी को एक जुमला अंग्रेजी का ना उर्दू का लिखना आता है। तो मतलब जब मेरिट की बात इमरान खान करता है तो इनको तकलीफ होती है कि जी नौकरियां, तो नौकरियां ऐसे तो नहीं दे सकते ना, मेरिट पे ही नौकरी मिलेगी। जो लोग इस काबिल हैं कि उस जगह को संभाल सकें, ठीक है, मुश्किलात आएंगी और बहुत सारे लोग शायद उस मेरिट के रास्ते में ना आते हों और मेरिट पे ना आते हों, मगर मेरिट को प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो जॉब्स फ़ौरन क्रिएट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के अंदर भर्ती का निज़ाम को हम अगेंस्ट हैं इस भर्ती के निज़ाम के, तो फिर इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए, ऐसा विजन रखा गया जिसमें आम इंसान जो है वो अपने बिजनेस के बारे में सोच सकता है, अपना कारोबार खुद कर सकता है, जिसमें उसको हुकूमत की तरफ से पूरी इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना बिजनेस सोचे और राइटली सेड गज़ाला साहिबा। ठीक है, ना उतना बुरा है ना बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन कुछ मसाइल है। मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। सेनेटर साहब, सर PDM इतनी तवील नशिस्तें, इतनी मुलाकातें, फिर कुछ का रूठ जाना, कुछ का बनाना, अब जाकर सर मार्च की तारीख दी थी, हम मीडिया वाले तो फिर सवाल कर रहे थे, लोग सवाल कर रहे थे कि दिसंबर में मार्च की तारीख दे रहे हैं इतनी दूर की, अब वो भी खटाई में सर पड़ रहा है। फिर चेंज ऑफ हार्ट मौलाना फजल रहमान साहब का, जो कहते थे इस्तीफ़े देंगे असेंबलियों से, सबको इस बात पर कन्विंस करते थे, अब वो खुद कन्विंस हो गए कि हम असेंबली की रुकनीत रखते हुए ही इनको चलता करेंगे। फिर जब नताइज अपनी पसंद के आए KP में तो फिर भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स ने रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि फतह हमारी है तो सब अच्छा है। सर फिर तो किस तरह चलेगा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो पहले जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना इस बातों को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए, जब तक JUI का अपना जो ना वो एक स्टैंड था, JUI अपने स्टैंड पे जो ना उसने कई जो है वो आज़ादी मार्च निकाले और यहाँ तक आए, सारा कुछ उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया और पुरअमन तौर पे करके बताया। जब इत्तेहाद की बात आएगी तो फिर आप अकेले नहीं हैं, फिर आप दूसरों की राय के भी पाबंद होते हैं। दूसरों की राय भी उतना ही या बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा, बाज़ औक़ात उससे कम, ये वज़न उतने ही रखती है। तो आप उनको साथ लेके चलेंगे या वो आपको साथ लेके चलेंगे, इस तरह से मामला चल रहे होते हैं। अब इसमें दो फैक्टर थे जो आप कह रहे हैं कि जो हमने जो इस वक्त जो लॉन्ग मार्च करना था उसमें इतनी लंबी तारीख क्यों दी। दो रीज़न जो मेरी समझ में कम अज़ कम आई हैं, वो दो रीज़न मैं आपको बयान कर देता हूँ। एक रीज़न जो है वो दूसरी पार्टियों का, साथियों का साथ था और जो जिस बात पे एग्री कर रहे थे, जिस तरह से एक मौक़िफ़ सख्त था, वो आपको भी पता है कि किन का सख्त था मौक़िफ़ और किन का नरम था, तो वो फिर उसके लिए एक दरमियानी राह निकालनी पड़ी। दूसरी बात यह कि बात चीज़ें इमीडिएटली जो है ना वो नहीं हो सकती थी। उसकी रीज़न आप मौसम के हिसाब से लग लीजिए। हमने ये जो है पहले भी मौसम के हिसाब से जब हम आए थे, हमने दिसंबर जनवरी को चूज़ किया था, तो उसमें जो है वो मौसम की सख्तियाँ हमारे वर्कर्स को बर्दाश्त करनी पड़ी थी और उसमें ये हमारे लिए कोई थोड़ा सा हार्डशिप के मामले आए थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है ना हमने मार्च की डेट रखी थी, मगर अब मार्च में जो है ना वो अगेन जो है वो इस तरह से कुछ चीज़ों के क्लैश आ रहा है।
अच्छा, फिर एक बात जो ना, वो रेजिग्नेशन की जो बात आप कर रहे हैं, रेजिग्नेशन जो है वो इफेक्टिव थे किसी एक स्टेज पे। अब जब एन इलेक्शन का टाइम आ गया, लोग कह रहे हैं कि 2022 में, यानी इसी साल में इलेक्शन है, जब इसी साल में इलेक्शन है और आपको पता है कि हम टफ टाइम दे रहे हैं, हम असम्बली में बैठे हुए भी जो है वो कोई आराम से नहीं बैठे हुए, इनको बहुत सख्त टाइम दे रहे हैं, इनको हमने जो है ना नाकों चने चबवाए हुए। तो इसमें अगर कोई स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली होती है पार्टियों के दरमियान मुशावरत से, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। उसमें कोई डेट्स आगे पीछे लॉन्ग मार्च की हो जाती है तो बुरी बात नहीं होगी। इस्तीफ़ों के मामले में कोई थोड़ा सा जो है ना वो आगे पीछे मामलात हो जाते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। आपकी हर रोज़ जो है ना पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स शतरंज की तरह होती है जिसमें हर रोज़ आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ता है, और जब नई स्ट्रेटजी होती है हालात के मुताबिक तो उसमें कोई भी जो है ना वो आप तब्दीली कर सकते हैं। मगर असल बात यह है कि क्या हमने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हमने इसके इक़दाम को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हमने उस धांधली को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हमने इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जो है ना उसके साथ एग्री कर लिया। ऐसा जब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा जो है नैरेटिव वो क्लियर है, हम एक क्लियर स्टांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी स्टांस के साथ जो है ना वो पाकिस्तान को कम से कम जो है ना वो एक मामले में इस 3 सालों में, 3.5 सालों में हमने अवेयरनेस दी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है मामलात के अंदर, और उसके अगेंस्ट उनका जो है ना उनका किरदार और सियासी जमातों का किरदार मजबूत बनाया जाना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, एक और मामला इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी का है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं 2022 इंतखाबात का साल है और वज़ीर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आने के हवाले से क्या राय रखते हैं, कब तक आएंगे, क्या स्ट्रेटजी है? फजल रहमान साहब ने भी अब तो याद कर लिया दोबारा से उन्हें। हमारी और उनकी एक कमिटमेंट है कि वो चाहते हैं कि उनके साथ उनके हमअसर हों, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जब पिछले बार आए थे तो ना किसी ने भेजा था, ना किसी ने आने को कहा था, हालांकि बावजूद इसके कि उनकी बीगम बिस्तर मर्ग पे थी, अलील थे, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और उनको पता था वो जेल जा रहे हैं, तो उनको आने से कोई नहीं रोक सकता और वो आएंगे। कब आएंगे इसका फैसला वो और उनके डॉक्टर, हमारी पार्टी के मरकजी आमला करेगी। इन हालात में मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान में एक इंतकाम, आप देखें जिस तरह से अभी गजाला बोल रही थी, मैं उनको सुन रहा था और आपने एक दो जगह पे ये कहा कि नहीं अभी तक ये एलिगेशन है। एलिगेशन नहीं है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि NCOC के जो मामलात हैं उसमें जो 1200 अरब रुपए हमें मिला, इनके लिए तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। कोविड इस गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि ये उससे पहले एक्सपोज हो चुके थे। कम से कम कोविड के बहाने 1000, 1200, 1500 अरब इनको मिल गया, जिससे इनके जो चोरी चकारी थी उसके कुछ मामला हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल ने कि मैं कमेटी को बताने को तैयार हूं, मगर इन कैमरा बताऊंगा। अगर मैंने बयान कर दिया कि क्या हुआ है हिसाब किताब में, तो हम जो हमारे डोनर्स हैं वो शायद आइंदा हमें कोविड के हवाले से कोई इमदाद ना दे। तो ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो लोग हैं ये चोर हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाले चोरी किए। मियां नवाज शरीफ साहब जब आना होगा वो आ जाएंगे। वो कोई इखलाकी कौमी मुजरिम नहीं है, उन्होंने इस मुल्क के लोगों की खिदमत की है। उनको जिस केस में सजा दिया गया वो उसमें लिखा हुआ था कि ना कोई किकबैक की, ना कोई करप्शन लिया। उन्हें इसलिए निकाला गया कि उन्होंने अपने बेटे के नौकरी से तनख्वाह नहीं ली थी। तो इसमें वो कोई मर्डर केस तो है नहीं, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। और जहाँ तक रहेगा शहबाज साहब के ऊपर नैब में इन्होंने पकड़ा और 2 साल तक जेल में रखा, और जब अदालत ने उनको जमानत दी तो उन्होंने कहा कोई शवाहिद नहीं मिले, और उसी केस को दोबारा घुमा फिरा करके वो ला रहे FIA के जरिए।
आप वो ऑर्डर मंगवा के देख लीजिएगा अरसलान खालिद साहब, जो उनके जमानत के वक्त दिया था लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, कि कोई ठोस शवाहिद नहीं है, सब हवा पे तीर चला रहे हैं। ये इतने निकम्मे लोग हैं कि आज 5-6 वजीर खजाना के बाद भी नहीं चल सके। और देखिए इनके यहाँ करप्शन इस्टेब्लिश हुई है। दवाई की चोरी जो पकड़ी गई थी उसमें आज भी आमिर कियानी उनके साथ बैठे हैं, बल्कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। आप पता है जफर मिर्जा कहाँ चले गए, जिनके बारे में बड़ा क्लियर है, कोई दो टोक नहीं क्लियर है। नदीम बाबर साहब कहाँ पे मौजूद है, वो जो इनके पेट्रोलियम, फिर वो एक खातून आई थी नादरा के हवाले से, वो कहाँ पे है। फिर ये शुगर जो कमीशन ने रिपोर्ट दिया इनके हवाले से, फिर जो आटा के हवाले से, जो फिर LNG में, तो सारे लोग इतनी छोटी कैबिनेट में सारे लोग बैठे हुए और इनके पास बंदे नहीं मिलते हैं। वो एक भांड बिल लेके आ गए अमेरिका से, एक फ्रॉड लेके आ गए वो इंग्लैंड से जुल्फी बुखारी, जो कि रिंग रोड को पूरा बेच के चले गए। इतनी नाइंसाफी है कि कराची का नस्ला टावर तो टूट जाता है मगर वन हयात जो रेजिडेंसी वो नहीं टूटता, क्योंकि उसमें इमरान खान के भी एक अपार्टमेंट है और उसमें हमारे बेंच के भी मौजूद अरकान के उसमें प्लॉट्स हैं। कराची के मस्जिद के लिए तो ऑर्डर किया जा सकता है, मगर इमरान खान के प्लॉट को 19 लाख रुपए दे के रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो ये इंसाफ की नहीं, ये बेईमानों की हुकूमत है। पाकिस्तान के लोगों की ये एक नाइटमेयर होगा, ये बदतरीन हुकूमत है जहाँ पे ना कोई गवर्नेंस है ना कोई पार्टी है। अब इनके पार्टी में एक नया ये चल पड़ा है कि इमरान खान को चेंज किया जाए, इन हाउस चेंज लाया जाए और शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया जाए। तो इन हालात में तो ये गवर्नेंस कर ही नहीं सकते। और देखिए इनका अभी भी जो वजीर खजाना बैठा है वो IMF का बंदा है, जो स्टेट बैंक में बंदा बैठा है वो IMF का बंदा है। राइटली सेड था पॉइंट आ गया। ज़रा मैं अब थोड़ा ये जो एक और फैसला हुआ है, मैं चाहूँगा लीगल ओपिनियन तो कामरान मुर्तज़ा साहब से भी आ जाएगा, आपसे भी मैं पहले ज़रा जो इसका पॉलिटिकल एंगल है उस पर गजाला साहिबा से सवाल कर लूँ। गजाला साहिबा, आप लाहौर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपकी पार्टी ने। उनका ये मानना है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने जाली हल्फनामा दिया था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, तो अब शहबाज शरीफ साहब पर कार्रवाई करें लाहौर हाई कोर्ट। इस पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, तो बहुत अरसे से ये बात तो उन्होंने उनकी गारंटी ली थी, ही वॉज द गारंटर, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी ये अपना इलाज कराते ही वापस आएंगे। ना इलाज की कोई एविडेंस है, घूमते फिर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं हर किस्म की, लंदन से बैठ के कल अल्ताफ़ हुसैन को बुरा कहते थे, आज वही खुद कुछ कर रहे हैं और आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनको तो फिर किसी ना किसी तरह से कसा जाएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी वो वहाँ बैठ के याशी करते रहें अपने महल के अंदर और यहाँ आवाम पिसती रहे। उनको वापस आना होगा। लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर बैरून मुल्क गए थे। नून लीग ये मौक़िफ़ अपना रही है, आपके डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस, पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर बैरून मुल्क गए थे नवाज शरीफ साहब, जिसमें इनके अपने लोग भी शामिल थे। इन्होंने भी कहा कि जी इनके भी टेस्ट थे और वो टेस्ट के अंदर इन्होंने क्या देखिए, चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। तो ये इनको चोरी, हेरा फेरी, हर किस्म की आदतों से ये माला माल हैं और उनको आता है कि किस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं, किस तरह से बेईमानी की जाती है, किस तरह से रिपोर्ट्स को एम्बेज़ल करके पेश किया गया। जब रिपोर्ट्स इस तरह की दिखाई गई उनसे तो लग रहा था कि बचेंगे नहीं, मगर वो रिपोर्ट्स जाली थी। वो किस तरह इन्होंने प्ले अप किया, इसके लिए भी एक JIT बिठानी चाहिए और मालूम होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। मगर लुबे लबाब इसका ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके गारंटर थे और ज़ाहिरी बात है जब वो गारंटर हैं और यहाँ मौजूद हैं तो उन पे, और वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो जो गारंटर है उसको सवाल जवाब होंगे और उन पे केस किया जाएगा। ठीक, कामरान मिर्ज़ा साहब, लीगल एंगल क्या है इस पर? कानून क्या कहता है? क्या कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है? ये बड़ी ताख़ीर से ख्याल आया इनको, और वो भी जब खुद बातें ये होना शुरू हो गई कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं फॉर एनी रीज़न, चाहे उनके वीज़ा एक्सपायरी है या उनका खुद से प्लान बन गया है, तो तब ये सब सारा मामला हो रहा है। क्या इस पर कानूनी पहलू क्या है, किस तरह मामला आगे बढ़ सकते हैं, इस पर क्या देख रहे हैं? मुझसे क्वेश्चन किया? जी कामरान मिर्ज़ा साहब आपसे। देखिए, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर,
मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये ना इनकी कोई हैसियत है कि ना उनको जाने से रोक सकते थे, ना ये इनकी हैसियत है कि उनको वापस आने से रोक सकते हैं। जिन्होंने जाने देना था उन्होंने जाने दिया होगा। मैं असेस कर सकता हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल वर्कर होने के, इस पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते जो है ये मेरी असेसमेंट है कि जिन्होंने जाने दिया था उन्होंने जाने देना था, उन्होंने ही जाने दिया होगा, और जिन्होंने वापस आने देना होगा वही वापस आने देंगे। ये ना रोक सकने वालों में है, ना जाते हुए ना वापस आते हुए। उस वक्त भी जो है ये सहूलतकार बने थे जाने वालों के लिए। इनकी अपना जो सेहत की वज़ीर साहब हैं राशिदा, उन्होंने जो है ना वो ख़ुद उसको सर्टिफाई किया था। बाकी इनके अपने हॉस्पिटल जो अपने हॉस्पिटल हैं शौकत खानम वाले, उनके डॉक्टर्स ने इसको सर्टिफाई किया था। तो ये जाते हुए भी इन्होंने सर्टिफाई किया, और जिस वक्त वापस आएंगे उस वक्त भी जो है ना ये इसी तरह से सर्टिफाई करेंगे। और इनके आसपास दाएं बाएं जितने लोग हैं जो विसल के नतीजे में इनके साथ शामिल हुए थे, वो उस लम्हे जो है ना वो डिस्पर्स हो जाएंगे। वो जब ये अपने दाएं बाएं देखेंगे तो उस वक्त इनको मेजॉरिटी नज़र नहीं आएगी। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में जो है वो 4 लोग जो है कम से कम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कपड़े सिलवा के, नए कपड़े, नई शेरवानियां सिलवा के तैयार बैठे हुए हैं। एक का तो जिक्र निहाल हाशमी साहब ने कर दिया था, कामरान मुर्तज़ा साहब। बाकी 3 कौन है सर? 4 लोग, उनका भी नाम ले दें। मैंने कहा एक का तो जिक्र कर दिया। एक का पता नहीं, उसमें से 1-2 मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करता। चलें एक और बता दें। एक तो शामूद कुरैशी साहब का बता दिया इन्होंने। 2 दोस्त हैं आपके, छोड़ दें। चौथे कौन है ये बता दें। तो बस वो कहे उनसे पहले मेरे दोस्त आ जाएंगे, वो दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे से पहले आपने उनका नाम क्यों ले लिया। तकरीबन जो है ना 4 लोग जो है वो तैयार बैठे हुए हैं, और ये इनको भी पता है कि इनके अपने घर में जो है वो उन्होंने वेस्टकोटें और शेरवानियाँ तैयार करवाई हुई हैं, नए सूट तैयार करवाए हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार। कि इन हाउस अगर चेंज हो तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कम से कम जो है ना इस वक्त भी जो है वो तहरीक इंसाफ का हो, तो वो इसके लिए तैयार बैठे हुए सारे। तो आप देखिएगा जिस दिन विसल बजेगी उस दिन किस तरह से लोग डिस्पर्स होंगे। निहाल हाशमी साहब क्या कहेंगे आप? मरियम साहिबा कह रही हैं नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर बैरून मुल्क गए, लेकिन एक हल्फनामा तो शहबाज शरीफ साहब का मौजूद है। अब क्या कार्रवाई हो सकती है शहबाज शरीफ साहब पर? मुर्तज़ा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, मेरे वकील भी रहे, तो वो एक बहुत अच्छी राय दे सकते थे और उन्होंने दिया। मैं सिर्फ इतना उन्होंने तो एंगल ही और दे दिया। मैं फिर कानूनी मामले पे गया नहीं। मैंने कहा वो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सुन तो लेना, प्लीज सुन ले कि देयर इज नो प्रोविजन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कि आप गारंटर को कोई पेनलाइज कर सकते हो या पेनल्टी कर सकते हो। मैक्सिमम जो है वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है उसको आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो ये शौक से जाए दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाए कुछ नहीं होगा। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे और शदीद दलील थे। क्यों अनिल थे? उन्हें जेल से लाके इन्होंने रैप के रिमांड में ले लिया। ये भी एक नई हिस्ट्री है कि जब कोई आदमी जेल कस्टडी में हो, जुडिशियल रिमांड में हो, तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन पुलिस रिमांड में नहीं लिया जा सकता। इरादतन बाय डिजाइन उनको लाया गया ताकि उनके खुराक में, उनके दवाई में कुछ इंजेक्ट किया जाए ताकि वो जान से चले जाएं, और इसी वजह से उनके जो प्लेटलेट्स थे वो नीचे गिरने शुरू हो गए, और जिसकी वजह से फैसल सुल्तान जो आजकल हेल्थ के मुशीर इमरान खान के, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, सर्विसेज हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स, डॉक्टर ताहिर शमसी, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मरूम अल्लाह उनको गनी का रहमत करे, और पूरी दुनिया के जितने लोग थे, जितने लैब थे, उन सब ने देखा। इवन कैबिनेट में इमरान खान साहब उस राइटली सेड निहाल हाशमी साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। पॉइंट आ गया, ओनली टाइम विल टेल कि अब नवाज शरीफ साहब वापस कब आते हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।